हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज आ चुका है बायोलॉजी का एक मैराथन क्लास। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा उसका बायो का जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल मैं आपको इस वीडियो में बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन पढ़िए, फिर जो चैप्टर 8 से आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेकंड चैप्टर है मानव जनन, थर्ड है जनन स्वास्थ्य, 4 है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, 5 नंबर चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, 6 नंबर चैप्टर है जैव विकास, 7 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी कि हमारे अंदर हमारा हेल्थ एंड डिजीज, और 8 नंबर चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, इन सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए, ले लीजिए कॉपी और पेन, क्योंकि जो कुछ मैं बताऊंगा अगर आपने कंप्लीट कर लिया भैया तो चैप्टर 8 तक आपका फाइनल हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन हम इस वीडियो में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके आते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आगे जो लघु उत्तरीय प्रश्न उनको आंसर के साथ पढ़ेंगे, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबको पढ़ेंगे, बस साथ बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। देखिए, जब मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा था तो शायद मैंने ये क्वेश्चन बताया था, लेकिन अब हम मैराथन क्लासेस देख रहे हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के क्वेश्चन, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन चैप्टर से है, फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए क्या है, भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। यानी कि जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं इसमें जो भ्रूण पोष का विकास है वो किस प्रक्रिया के बाद होता है। फलस्वरूप का मतलब होता है बाद। ठीक है, तो आप लोग सीधा सीधा लिख दीजिए जो इसमें द्विनिषेचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए द्विनिषेचन प्रक्रिया के बाद। ठीक है, प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप यानी कि भ्रूण पोष का विकास आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। अब देखिए, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसका वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा। दूसरा देखिए क्या है, ये एक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जानना जरूरी है। देखिए, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आपको जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने हैं, ठीक है, तो कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए, कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो सीधा सीधा लिख दीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन है, जौ या गेहूं के, ठीक है, गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 100 दाने बनाने के लिए 125, देखिए 100 दाने बनाने तो 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, विभाजन की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सिंपल सा था, एनसीईआरटी बेस्ड, कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पौधे में पाई जाती है। देखिए, प्रजनन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो पालमेला स्टेज है ये किस पौधे में पाई जाती है। तो ये जो है क्लैमिडोमोनास, सीधा सीधा लिख दीजिए आप लोग, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये एक पौधा होता है जिसमें प्रजनन की पाल्मेनेला स्टेज पाई जाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रजनन की पाल्मेला स्टेज
क्लैमिडोमोनास में पाई जाती है। ठीक है, अगर आप लोग लाइन थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है एक वर्ड में, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। देखिए आभासी फल हम किसको किसको कहते हैं, तो 2 एग्जाम्पल आपको देने हैं। सबसे पहला और सबसे दूसरा, देखिए सेब जो हम लोग खाते हैं एप्पल, इसको भी आभासी फल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो फल का निर्माण होता है वो पुष्पासन से होता है। ठीक, दूसरा है आपका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये दो जो है ये आभासी फल हैं। आभासी फल अगर आपसे कोई पूछे, या मिथ्या फल भी इसको कहते हैं, दोनों नाम से जानते हैं, तो सेब या स्ट्रॉबेरी जो है ये एक आभासी फल है, या इसी को मिथ्या फल भी बोलते हैं। दोनों में से कोई भी आता है, आप आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। यानी कि ऐसे पौधों का नाम लिखिए जिसमें परागण कीटों द्वारा होता है। अब परागण क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक वर्तिकाग्र से पराग कणों का दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है, सिंपल भाषा में मैंने बताया। ठीक है, तो देखो कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम क्या है। जैसे पराग कण जो है वो किसी ना किसी माध्यम से तो दूसरे वर्तिकाग्र तक जाएंगे। ठीक है, अब चाहे वो वायु द्वारा जाए उड़कर, चाहे वो जल द्वारा जाए बहकर, और चाहे फिर कीट उनको लेकर जाए। इस पौधे पर बैठ गए, यहां से पराग कणों को दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर वो जाकर वहां पे बैठ गए और पहुंचा दिया। ठीक है, तो कीटों के द्वारा किसमें परागण होता है, तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है वो साल्विया में होता है। ठीक है, बस हो गया, ये साल्विया में कीटों को द्वारा परागण होता है। कोई जरूरी नहीं है कि यही एक पौधा है, और भी हैं, लेकिन कोई एक उदाहरण लिखना था। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए तो साल्विया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टैपिटम कहां स्थित है, इसका क्या कार्य है। टैपिटम कहां स्थित होता है, देखिए हमारे इसी चैप्टर में टैपिटम जो है भैया, देखिए टैपिटम परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे इंटरनल परत होती है, परागकोश। ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें लघु बीजाणुधानी होती है, ऐसे ऐसे तब उसमें परागकण होंगे। ठीक है, ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, मतलब जो टैपिटम है ये परागकणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतया एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। यानी कि टैपिटम का कार्य मैंने देखा है, कई बार पूछा गया है कि टैपिटम क्या होता है, इसका कार्य क्या है। तो टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है और ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, पालन पोषण भैया यही करती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। चलिए सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरसण हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए लीडिंग कोशिकाएं जो है ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, विरसण में, जो कि पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से स्रावित हार्मोन्स कौन कौन से हैं, तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं, क्योंकि मानव जनन चैप्टर का नाम है, इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, स्त्री जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र। ठीक है, कैसे जनन होता है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विरसण हार्मोन के नाम क्या क्या है, तो देखिए लीडिंग कोशिकाएं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती हैं। ठीक है, मेल्स में देखिए टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, क्योंकि जो विरसण है टेस्टिस है वो मेल्स में पाया जाता है, तो इसमें टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त चक्र क्या है। आवर्त चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, यानी कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, आवर्त चक्र, ये स्त्रियों में एक प्रक्रिया होती है। तो आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन नियमन करते हैं, मतलब कौन से हार्मोन है जो इसको उत्प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, देखिए मादाओं यानी कि प्राइमेट्स में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र अथवा मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं। मतलब इसके कई नाम है, चाहे आप आवर्त चक्र बोले चाहे मासिक चक्र। मासिक चक्र का मतलब जो महीने पर आता हो, तो 28 दिन पर होता है भाई, तो मासिक चक्र भी बोल सकते हैं या ऋतुस्राव चक्र भी बोलते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है, मतलब 12 से 13 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होती हैं उसमें ये स्टार्ट हो जाता है, और 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म होता है। मतलब स्टार्टिंग जो है 12 से 13 वर्ष की आयु में होगा, और 45 से 55 वर्ष की आयु में जब वो पहुंचेंगी तो ये आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया फिनिश हो जाएगी। यह चक्र अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भ धारण में सक्षम हो जाती है। यानी कि जो आवर्त चक्र है ये अंडाशय में अंडाणु के
निर्माण को दर्शाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में आने लगे तो समझ लीजिए कि वो गर्भधारण के लिए परिपक्व हो चुकी हैं, सक्षम हो चुकी हैं, अब वो गर्भधारण कर सकती हैं। आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन निम्न 2 हार्मोन करते हैं। एक है LH हार्मोन, इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एक है FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको हम बोलते हैं। ये 2 हार्मोन आवर्त चक्र का नियमन करते हैं, मतलब ये जो है उनको स्टार्टिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवर्त चक्र क्या होता है। मतलब सिंपल सा है, जो लड़कियां होती हैं या मादाएं होती हैं उनमें 28 दिन के चक्र में ये प्रक्रिया होती है, अंडाणु निर्माण। ठीक है, जिसे हम आवर्त चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मासिक चक्र बोलते हैं। और 12 से 13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है, 45 से 55 वर्ष की आयु में ये खत्म हो जाता है। और ये दर्शाता है कि मादाओं में अंडाशय में अंडाणु निर्माण को ये दर्शाता है। और इससे स्पष्ट होता है कि जो लड़कियां हैं वो गर्भधारण के लिए सक्षम हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब भैया आवर्त चक्र गर्भधारण के लिए सक्षम तो हो चुकी, अब मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, उसके पेट में बच्चा है भाई, उसका गर्भकाल पूरा हो चुका है, तो बच्चा क्या होगा, पैदा होगा। ठीक है, तो प्रसव क्या है, व्हाट इज पार्ट्यूरेशन, प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। तो प्रसव का मतलब होता है बच्चे का पैदा होना ही प्रसव कहते हैं इसको, बायोलॉजी की भाषा में प्रसव बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए सिंपल सा है, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। मतलब गर्भकाल पूरा हो गया, पूर्ण विकसित शिशु है, बच्चा है, उसका गर्भ से बाहर आना ही प्रसव है, पार्ट्यूरेशन। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरीय संकुचन होते हैं और गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। यानी कि क्या होता है, जब प्रसव होना होता है, जब बच्चे का जन्म होना होता है, तो गर्भाशयी या उदरीय संकुचन होते हैं, मतलब ठीक है, बेब्स निकलती हैं और गर्भाशय फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोल नामक हार्मोन करते हैं। मतलब 3 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और कार्टिसोल, यही उसका नियमन करते हैं। यानी कि उसको स्टार्टिंग मतलब प्रसव होना है तो उसमें ये उत्तरदायी होते हैं, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल। तो प्रसव है क्या, बस सिंपल सा है कि गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन, अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनैडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि जो हमारी होती है, इसके द्वारा स्रावित 2 गोनैडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखना है। तो एक तो आपका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फर्स्ट ऐसे कर देंगे हम लोग, फर्स्ट है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं LH हार्मोन। ठीक है, दूसरा मैंने भी बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको भी लिख देते हैं फॉलिकल, ठीक है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन, तो इसका क्या होगा नाम, F से फॉलिकल, H से स्टिमुलेटिंग, H से हार्मोन। तो LH हार्मोन और FSH हार्मोन ये अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनैडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। यानी कि ऐसी कोशिकाएं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं भैया, वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। देखिए पुरुषों में शुक्राणु होते हैं, ठीक है, सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो शुक्राणुओं को जो पोषण प्रदान करती हैं कोशिकाएं, वो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, शुक्राणु, ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर 3 जनन स्वास्थ्य से है। ठीक है, देखिए क्या है, उल विभेदन एक घातक लिंग निर्धारण यानी कि जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, यानी कि जिस पर बैन लगा है। ठीक है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। मतलब उल विभेदन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमनियोसिंथेसिस, ठीक है, ये एक लिंग निर्धारण यानी कि जांच प्रक्रिया है। इसके द्वारा आप जांच कर सकते हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो क्या ये जो हमारे देश में निषेधित है यानी कि इस पर बैन लगा दिया गया है, तो क्या यह आवश्यक है, यानी कि क्या यह जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जरूरी नहीं है।
क्यों जरूरी नहीं है, अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, यही आपसे पूछा भी जा रहा है। देखिए, उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत मादा के गर्भ में से एमनियोटिक द्रव्य का कुछ भाग सीरिंज द्वारा बाहर विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। यानी कि जो उल विभेदन है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो गर्भवती महिला है, ठीक है, उसके गर्भाशय से एमनियोटिक द्रव्य को निकाल लिया जाता है सिरिंज के द्वारा, जिसको सिरिंजी बोलते हैं, और उसका जांच किया जाता है। भ्रूण के लिंग का जांच, मतलब लड़का जो है अंदर वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो देखिए, अगर आदमी जान जाएगा पहले ही कि लड़का है या लड़की, तो देखिए हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को पैदा नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली अबॉर्शन करा देंगे या फिर उल विभेदन प्रक्रिया के द्वारा वो पता लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ना रहे तो अच्छा है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया। हालांकि इसके कुछ लाभ भी हैं, इससे हम आनुवांशिक संरचना, आनुवांशिक विकार, यानी कि कोई अगर रोग होगा, आनुवांशिक रोग या उपापचयी विकार है, रोग है, उसका भी हम पता लगा सकते हैं। तो इसके नुकसान ज्यादा हैं, क्योंकि आदमी को तो पहले ही पता चल जाएगा कि लिंग जो लड़का है वो मेल है या फीमेल है, जो शिशु है पेट में गर्भाशय में वो मेल है या फीमेल है, तो वैसे ही लोग क्या करेंगे, सफाया करा देंगे, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है कि ये उल विभेदन जो है एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा इस पर बैन लगा दिया गया है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है, ठीक है, यानी कि लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। यानी कि क्या करते हैं, जो एमनियोसिंथेसिस प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या करते हैं, इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य जो है वो होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है। यानी कि इसका उद्देश्य उल विभेदन जो एमनियोसिंथेसिस प्रक्रिया है इसको इसलिए लागू किया गया ताकि आप संतान में जो उत्पन्न विकलांगता है या फिर कोई विकार या रोग हो तो उसका पता लगा सके, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लिंग जांच करवा रहे हैं कि लड़का है या लड़की, और उसके अकॉर्डिंग फिर गर्भपात करा रहे हैं। किंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग भ्रूण लिंग ज्ञात करके मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है। यानी कि जो इसका मेन उद्देश्य था कि आप लोग जो भ्रूण है, जो शिशु है, उसमें अगर कोई रोग है या फिर विकलांगता है उसका आप पता लगा सकें, उसको ना करके लोग क्या कर रहे हैं कि लिंग का पता लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि लड़का है या लड़की है, और इसीलिए मादा भ्रूण हत्या के लिए हो रहा है इसका यूज। इसके फलस्वरूप हमारे देश का लिंगानुपात असंतुलित होता जा रहा है। मादा भ्रूण के सामान्य होने पर भी गर्भपात कर दिया जाता है, क्योंकि अभी भी, ठीक है, हमारे समाज में देखिए अभी भी हमारे समाज में पुत्र जन्म को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे समाज में लोग सोचते हैं कि भैया पुत्र का जन्म हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा गर्भपात एक बच्चे की हत्या के समतुल्य है, अतः उल विभेदन पर कानूनी प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक है, जो लगा भी दिया गया है, ठीक है। तो उल विभेदन एक ऐसी तकनीक है जिससे आप माता के गर्भ में जो शिशु है उसके आप लिंग का पता लगा सकते हैं, वो लड़का है या लड़की है, उसमें कोई रोग है तो उसका पता लगा सकते हैं, विकलांग है तो उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग रोग या विकलांगता का पता लगाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग लिंग का पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की, और उसी के अकॉर्डिंग वो एबॉर्शन करा देते हैं, जिससे जो कि भ्रूण हत्या, एक प्रकार से वो एक भ्रूण हत्या है, ठीक है। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र जन्म को ही प्राथमिकता ज्यादातर दी जाती है। जब लड़की नहीं होगी भैया तो माँ कहाँ से होगी और बच्चे कहाँ से होंगे, आगे कहाँ लड़के होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए इस पर कानूनी प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो टिप्पणी बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसा हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए इसी चैप्टर का है, IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। IVF और GIFT का फुल नेम देखिए। IVF का फुल नेम क्या है, IVF इसका फुल नेम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पात्रे निषेचन। देखिए हिंदी में लिख देता हूं मैं, पात्रे निषेचन, ठीक है। दूसरा है हमारा GIFT, ठीक है, इसको बोलते हैं हम गैमीट, G से हो जाएगा गैमीट, I से हो जाएगा इंट्रा,
इंट्रा, एफ से हो जाएगा फाइलोपियन, फाइलोपियन, और टी से हो जाएगा ट्रांसफर। ये याद रखिएगा, हमेशा आता है और आगे जब आप जाएंगे ट्रांसफर, ठीक है, आगे जब आप क्लासेस में जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए हिंदी में मैं लिख देता हूं, युग्मक अंतः फाइलोपियन, फाइलोपियन स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है। तो GIFT को हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक अंतः फाइलोपियन स्थानांतरण। तो IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पात्र निषेचन हिंदी में बोलेंगे। GIFT का फुल फॉर्म गैमीट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मक अंतः फाइलोपियन स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से, IUD का पूरा नाम लिखिए। तो IUD शायद आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने जनन स्वास्थ्य चैप्टर पढ़ा होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन, इंट्रा यूटेरिन, ठीक है, यूटेरिन डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। इसका मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब होगा अंतः गर्भाशयी, अंतः गर्भाशयी यंत्र, ठीक है। IUD का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी कि अंतः गर्भाशयी यंत्र। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे के जो आपकी बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT बुक में भी आपकी ये क्वेश्चन है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया। तो वो है हमारे सटन व बोवेरी, इन्होंने वंशागति के क्रोमोसोमवाद को प्रस्तावित किया था, ठीक है। ये आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन पहले हम अति लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरे बायोलॉजी के आप लोग सर्च कर सकते हैं, क्लास 12 बायोलॉजी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम अति लघु उत्तरीय पढ़ रहे हैं, फिर हम लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, ऐसे ही पूरे बायोलॉजी को कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, ठीक है, मटर के पौधे का, ठीक है। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। आपको क्या करना है, किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मटर होता है भैया, उसके पुष्प का रंग, सबसे पहले पुष्प का रंग लिया गया, उसमें बैगनी जो है वो प्रभावी रंग होगा और सफेद जो है वो अप्रभावी रंग होगा। मटर में 2 प्रकार के फूल होते हैं, एक बैगनी एक सफेद। तो बैगनी रंग प्रभावी होगा और सफेद रंग अप्रभावी होगा, यानी कि दोनों का संकरण करा जाए तो प्रभावी बैगनी होगा। दूसरा देखिए बीज का रंग, देखिए बीज 2 प्रकार से होता है मटर का, एक तो आपका होता है हरा और दूसरा पीला, ठीक है। हरा तब रहेगा जब हम सब्जी खाते हैं, जैसे जब वो नया रहेगा, ठीक है। पीला जब होगा जब उसको तोड़कर कर दिया जाएगा, ठीक है, सूखा कर दिया जाएगा। तो बीज का रंग हरा जो होगा प्रभावी होगा, पीला अप्रभावी होगा। पौधे की लंबाई, मटर के पौधे की देखिए लंबाई भी कई प्रकार से होती है, जैसे हम लोगों की लंबाई कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, ठीक है, किसी की हाइट कम है किसी की हाइट ज्यादा है। तो लंबा ये प्रभावी होगा और बौना जो है अप्रभावी होगा। तो पौधों की लंबाई में भी लंबा और बौना। बीज का आकार, देखिए बीज 2 प्रकार से, एक तो गोल होगा और एक झुर्रीदार होगा, ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा सूख गया है, ठीक है। तो गोल जो होगा वो प्रभावी होगा और जो झुर्रीदार होगा भैया ये अप्रभावी होगा, ठीक है। तो ये मेंडल के 4 लक्षण आपको लिखने थे, 4 मैंने बता दिया, ठीक है। आकृति और भी 3 चीजें हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी में, संकर पूर्वज संकरण जिसको हम बैक क्रॉस बोलते हैं तथा परीक्षण संकरण जिसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, इसमें क्या अंतर होता है। तो जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यानी कि जब किसी संकर का, ठीक है, किसी भी जनक से संकरण कराया जाएगा तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहेंगे। मतलब बच्चे का संकरण उसके पिता से कराया जा रहा है, जनक से कराया जा रहा है, तो वो संकर पूर्वज संकरण होगा क्योंकि उसके पूर्वज से कराया जा रहा है, ठीक है। जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य से कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी कि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्मकी अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य अगर संकरण कराएंगे तो इसे
परीक्षण संकरण बोलते हैं। यही दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक रोग क्या है? मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। व्हाट इज जेनेटिकल डिजीज, ठीक है, आनुवंशिक रोग क्या होता है? तो सिंपल सा है, आनुवंशिकी क्या होता है, ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को ही आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक। तो वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे रोग जो किसी बच्चे को, किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से मिले, ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही हो वो रोग और उसको बच्चे को भी मिल जाए, तो ऐसे रोग को आनुवंशिक रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए वर्णांधता और हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा, लाल और हरे में आप विभेद नहीं कर पाएंगे। हीमोफीलिया में क्या होगा, हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, अगर आपको कहीं, जिसको हीमोफीलिया है, ठीक है, आपको नहीं, जिसको है, अगर उसको कहीं उसका कट जाए स्किन या फिर चोट लग जाए तो खून लगातार बहता रहता है, खून का थक्का नहीं बनता, इसलिए लगातार खून बहेगा भैया तो नुकसान तो होगा ही, ठीक है। किसी किसी की तो मृत्यु हो जाती है। तो ये आनुवंशिक रोग है, मतलब ये क्या है, अगर माता पिता को है किसी के तो उसके बच्चे में भी हो जाए तो ऐसे रोग को हम आनुवंशिक रोग कहते हैं। मतलब ऐसे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त होते हैं, वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। जैसे वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता में आप लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लाल को हरा भी देख सकते हैं और हरा को लाल भी देख सकते हैं, ठीक। इसीलिए वर्णांध व्यक्तियों को हम रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि रेल में उसमें क्या होता है, हरी बत्ती लाल बत्ती जलती है, लाल बत्ती रहेगी भाई तो खतरा, हरी बत्ती रहेगी तो समझ लीजिए क्लियर है मामला, ठीक है। तो अगर वर्णांध व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो वो लाल को हरा देख लेगा और हरा को लाल देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? यानी कि हीमोफीलिया जो डिजीज है इसको ब्लीडर रोग क्यों बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। रक्त क्या है, ये खून, ब्लड, आप कई नामों से जानते हैं इसको, ठीक है, लहू। देखिए, क्योंकि अगर इस हीमोफीलिया किसी को हो गया अगर, तो इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर खून का थक्का ही नहीं जमता। जब तक क्लॉटिंग नहीं होगी भैया तब तक खून बहना बंद नहीं होगा, ठीक है। तो जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहेगा, लगातार खून बहता रहेगा, तो किसी किसी की तो मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग बचे रहते हैं, ठीक है, तो वो उनके ऊपर है। तो ये हीमोफीलिया रोग होता है, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए इसको ब्लीडर रोग कहते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग लगातार होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहां पाए जाते हैं। ये हमारे चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, वंशागति का आणविक आधार। जीन क्या होता है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, इसका नाम कोई नया नाम नहीं है, हाई स्कूल इंटर में भी आपने फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा। देखिए, एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रक्रियात्मक इकाई है। जीन गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, मतलब किसी जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम जीन बोलते हैं। जीन जो है लक्षणों को निर्धारित करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रक्रियात्मक इकाई है। जीन जो है ये आनुवंशिक पदार्थ की इकाई होती है। जीन जो है वो गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ये गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक, तो इसी ही बोलते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा एंजाइम डीएनए के दोनों रज्जुक को पृथक करने का कार्य करता है। देखिए, कुछ एंजाइम होते हैं जिसके द्वारा हम डीएनए के जो डबल हेलिक्स संरचना है, जैसे डीएनए कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, देखा होगा आपने, इस प्रकार से होता है। तो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए के दोनों रज्जुक, ये जो डीएनए के दोनों हैं, ठीक है, इसको पृथक करने का कार्य करता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है, ठीक है। तो देखिए, उसका नाम है हेलिकेस, हेलिकेस एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये डीएनए के रज्जुक को पृथक करने का कार्य करता है, दोनों रज्जुक को अलग करने का, ये रज्जुक है, ठीक है, इसको पृथक करने का कार्य होता है, क्योंकि ये द्विकुंडलित संरचना होती है, ठीक है, तो हेलिकेस एंजाइम है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको समझना होगा, आता है कई बार एग्जाम में, 3-4 बार आ चुका है, 18, 19, 22, ठीक है। जल वैद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए। जल वैद्युत कण संचलन तकनीक क्या होती है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, अभी हम देखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डीएनए खंडों को एक
एगारोस जेल पर रखा जाता है। जब डीएनए खंड को एक एगारोस जेल होता है इस पर रखा जाता है तो ये है वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है। जो जेल विद्युत कण संचलन है ये वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जेल विद्युत कण संचलन कहते हैं। मतलब डीएनए को पृथक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाएगा देखिए, डीएनए खंडों को एक एगारोस जेल पर रखा जाएगा। पहले ये वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी होती है। जो एगारोस जेल होता है ये जिलेटिन की पतली पट्टी होती है, उस पर हमने डीएनए खंडों को रख दिया। ठीक है, इसमें फिर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाएंगे और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को जेल विद्युत कण संचलन कहते हैं। इस क्रिया में डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग होते हैं। बस यही है डीएनए का जेल विद्युत कण संचलन। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है। देखिए 4 और 5 जो चैप्टर हैं ये हमारे बायोलॉजी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब 6 नंबर चैप्टर पर चलेंगे जो कि है जैव विकास चैप्टर। ये हमारे सिलेबस से कुछ दिन के लिए रिमूव किया गया था, 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन फिर से दे दिया गया है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनकी पुस्तक का नाम, प्रकाशन, वर्ष के साथ बताइए। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति, जो हमारा जीवन है इसकी उत्पत्ति का प्रकृतवाद किसने दिया? उनकी पुस्तक का नाम लिखना है, प्रकाशन वर्ष के साथ भी बताना है। देखिए जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद A.I. ओपैरिन ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम द ओरिजिन ऑफ लाइफ है जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। देखिए जीवन की उत्पत्ति का प्रकृतवाद जो है वो A.I. ओपैरिन जी ने दिया था। उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ और इसका प्रकाशन उन्होंने सन 1936 ईस्वी में किया था। बस इतना सा 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। ये याद रखिएगा कि प्रकृतवाद को, जीवन की उत्पत्ति के प्रकृतवाद को A.I. ओपैरिन जी ने दिया। उनकी पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। देखिए वही चीज है द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंग्लिश में, और इसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ। ठीक है, ओपैरिन और 1936। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। देखिए अवशेषी अंग क्या होता है? ठीक है, ऐसे अंग जिनका उपयोग ना होने के कारण वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएं, वो अवशेषी अंग उनको कहते हैं। तो देखिए वे अंग जो हमारे पूर्वजों में क्रियाशील थे, ऐसे अंग जो हमारे पूर्वज, जैसे हम हैं, हमारे बाबा दादा परदादा, उनके भी दादा के दादा, ठीक है, उनमें जो है क्रियाशील थे, किंतु उनका उपयोग ना होने के कारण वे धीरे धीरे लुप्त हो गए और केवल अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कि ऐसे अंग हमारे अंदर जो हमारे पूर्वजों में थे और वो उनका यूज भी करते थे, हम लोगों ने उसका यूज नहीं किया और धीरे धीरे वे अंग गायब होने लगे, अवशेष के रूप में वो पाए जाने लगे। ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे कृमि रूप परिशेषिका, पूछ कशेरुका। ठीक है, पहले क्या होता था, हम लोग ऐसा माना जाता है कि पूछ भी पाया जाता था लोगों में। ठीक है, मनुष्यों में पहले, जब मनुष्य बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो कृमि रूप परिशेषिका, देखिए एक अपेंडिक्स होता है जो हमारे बड़ी आंत के पास पाया जाता है, तो वो अभी भी हमारे अंदर है जबकि उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, और पूंछ पहले होती थी, अब वो हमारे अंदर नहीं। कशेरुका ये भी पहले होती थी, अब हमारे अंदर वो नहीं है क्योंकि इसका यूज करना हमने बंद कर दिया और धीरे धीरे ये हमारे अंदर से गायब हो गए। और किसी के अब अगर किसी के पूछ हो भाई तो कितना कैसा लगेगा वो तो वही जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम लिखिए। ये तो सबको पता होगा, शायद आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, चैप्टर रहा होगा। मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल तथा डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, तो मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल और डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी किस चीज की जानकारी ना होने की थी? मतलब डार्विन जी ने जो जैव विकास का सिद्धांत दिया, इसमें ऐसी कौन सी चीज है
जिसकी कमी थी, जिसकी जानकारी नहीं थी उनको। देखिए, डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी आनुवंशिकता की जानकारी ना होनी थी। मतलब डार्विन जी ने जो जैव विकास का सिद्धांत दिया उसमें आनुवंशिकता का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत में सबसे बड़ी कमी आनुवंशिकता की जानकारी ना होनी थी, बस यही लिखना है। मतलब ये आनुवंशिकी के बारे में इन्होंने ज्यादातर नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो हम लोग हैं मानव, हमारा वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आज जान लीजिए आपका वैज्ञानिक नाम। अपना नाम तो अलग अलग रखे ही होंगे, ठीक है। प्रिंस शुभम सोपियंस, होमो सोपियंस सोपियंस, ठीक है। ये हमारा वैज्ञानिक सेपियंस, ठीक है। ये हमारा वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ऐसे लिख दीजिएगा, होमो सेपियंस, ठीक है, सेपियंस, ठीक है। ये वैज्ञानिक नाम है हमारा, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। जिसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखेंगे, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक। ये वैज्ञानिक नाम है हमारा, ठीक। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में साधारण जुकाम उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम लिखिए। मनुष्य में साधारण जुकाम, जो हमें जुकाम होता है, इसको उत्पन्न करने वाले 2 विषाणुओं के नाम क्या क्या है? देखिए, सबसे पहला नाम है रहीनो वायरस, रहीनो वायरस, ठीक है। और दूसरा हमारा नाम है कोरोना वायरस, ठीक, कोरोना वायरस, ठीक है। ये 2 ऐसे वायरस हैं जो मनुष्य में साधारण जुकाम को उत्पन्न करते हैं। बस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? हमारे शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो देखिए, श्वेत हृदयाणु, लिम्फोसाइट को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। आप कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत हृदयाणु, इनको ही मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट चैप्टर से होगा। देखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया आपको, मनुष्य में साधारण जुकाम, मानव की शरीर की जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं, ये हमारे मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर का था, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पर, ठीक है। देखिए, चैप्टर नंबर 8 है कि किण्वन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, शायद आप लोगों ने नाम इसका सुना हो। किण्वन से आप क्या समझते हैं? एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि खमीर जो ईस्ट होता है, इसके द्वारा ग्लूकोज शर्करा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। मतलब किण्वन क्या होता है? देखिए, अधिकांश जीवाणु तथा कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा, एल्कोहल या लैक्टिक एसिड या किसी अन्य प्रकार की कार्बनिक अम्ल तथा CO2 में परिवर्तित होती है। मतलब इसमें आप ग्लूकोज ले लेंगे, उसका किण्वन कराएंगे तो एल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो इसी ही किण्वन कहते हैं। यानी कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ग्लूकोज रूपी शर्करा को एल्कोहल या लैक्टिक एसिड या किसी अन्य प्रकार की कार्बनिक अम्ल या कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं, किण्वन होता है। जैसे चावल, आटा, दाल का बना नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। इस आटे का फूला हुआ दिखना कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है। यानी कि आप लोग देखे होंगे डोसा, इडली, ठीक है, ये सब जो बनता है, इसमें जो आप देखते हैं कि आटा जो है थोड़ा फूला फूला सा दिखता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण दिखता है। किण्वन की एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, विथ रिएक्शन समझाता हूँ। देखिए, जैसे हमने ले लिया ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। इसका क्या कराएंगे हम लोग? किण्वन कराएंगे, किण्वन प्रक्रिया ऊपर लिख देंगे ऐसे, किण्वन, ठीक है। तो ये हमारा किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, C2H5OH, और ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, इधर कार्बन कितना है 6, इधर कितना है 2 और एक 3 ही है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए, इसके आगे 2 लगा देंगे। अब कितना हो गया? 2 का 2 से गुणा का 5, 4 और एक 5, इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखिए दोनों 6, कार्बन कितना है 6, इधर देखिए कार्बन 2 का 2 से गुणा 4 और 2 ये 6 हो गया। हाइड्रोजन कितना है? इधर 12, इधर कितना है? 5 का 2 से गुणा होगा 10 और हाइड्रोजन ये 2 12। ऑक्सीजन कितना है? 6, इधर भी 2 का 2 से गुणा होगा, कितना होगा? 4 और 2 6 है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया है एथिल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज
ठीक है। इसका हमने किण्वन कराया तो ये बना हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रहेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया था कि किण्वन आखिर है क्या। अधिकांश जीवांत तथा कवकों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली ऐसी क्रिया जिसके अंतर्गत ग्लूकोज रूपी शर्करा, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल या किसी अन्य प्रकार की कार्बनिक अम्ल तथा CO2 में परिवर्तित होती है, किण्वन कहलाती है। तो हमने ग्लूकोज शर्करा को ले लिया, इसका किण्वन कराया तो ये एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही होगी किण्वन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 8 का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। इस वीडियो में हमने क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सारे क्वेश्चंस बताए। टोटल 30 क्वेश्चंस थे, ठीक है। इन 30 को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो आज बायोलॉजी का ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।